हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू उज्ज्वल लो क्लासेस। आज मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में विशिष्ट संविधाओं के बारे में बताऊंगा जो कि पार्ट 2 में दी गई हैं। ये संविधाएं हैं क्षतिपूर्ति की संविधा यानी कि इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, और प्रत्याभूति की संविधा यानी गारंटी कॉन्ट्रैक्ट यानी श्योरिटी, और उपनिधान यानी कि बेलीमेंट, और गिरवी प्लेस और एजेंसी अभिकरण। ये संविदा अधिनियम के अंतर्गत ये विशिष्ट संविदाएं हैं। पहले सेल्स ऑफ गुड्स की जो सुविधा थी उसके लिए जो प्रावधान थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वो सेक्शन 76 से 123 तक थे, जो कि बाद में माल विक्रय अधिनियम 1932 बन गया था। और उसके बाद या भागीदारी संबंधी भी प्रावधान इसी के अंतर्गत थे, जो कि 238 से लेकर 266 तक वे प्रावधान के लिए 1932 में वहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट बना दिया गया था। तो यहाँ पर केवल 4 स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट रह गए, उनके बारे में आपको इन शॉर्ट में बताऊंगा। क्षतिपूर्ति की संविदा क्या संविदा होती है, यानी कि इंडेमनिटी। आपने देखा होगा कि बैंकों में गारंटर भी लेते हैं और इंडेमनिटी बॉन्ड भी लेते हैं, तभी बैंक लोन देता है। इसी प्रकार से पक्षकार भी पक्षकारों के मध्य ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें से क्षतिपूर्ति की संविधा यानी कि शब्द से ही ज्ञात होता है क्षतिपूर्ति करने की कोई व्यक्ति संविदा करता है। एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को यानी कि ए पक्षकार बी पक्षकार को स्वयं अपने आचरण से या किसी व्यक्ति के आचरण से अगर बी को कोई नुकसान होता है यानी क्षति होती है, उसकी प्रतिपूर्ति करने की संविदा करता है, तो इसको क्षतिपूर्ति की संविदा कहते हैं। भारतीय विधि के अंतर्गत क्षतिपूर्ति की संविदा केवल मनुष्य के आचरण के से पर डिपेंड करती है, यानी कि कोई जीव जंतु या अग्नि आदि से कोई क्षति होती है तो उसकी पूर्ति की संविदा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं की जाती। हालांकि उनको इंग्लिश लॉ में ऐसी क्षतिपूर्ति की संविधाओं को जो मनुष्य के आचरण के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से भी होती हैं, तो उसकी क्षतिपूर्ति करने की वचनदाता द्वारा दिया गया जो वचन है उसकी प्रतिपूर्ति कर सकता है। इसीलिए भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत जो अग्नि द्वारा या बीमे की वगैरह की बीमे की संविधाएं समाश्रित संविधा होती है, लेकिन इंग्लिश विधि के अंतर्गत बीमे की संविधाएं क्षतिपूर्ति की संविधाएं होती है। ठीक है, तो इन शॉर्ट में प्री एग्जाम में क्वेश्चन आता है कभी कभार। उसके बाद देखो दूसरा जो है सेक्शन 126 टू 147 तक प्रत्याभूति की संविधा है। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, जिसकी प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं इससे। सेक्शन 126 में यहाँ प्रत्याभूति की संविधा क्या है, प्रतिभू क्या है, मूल ऋणी क्या है, लेनदार क्या है, उन सब के बारे में बताया गया है। भाई यहाँ पर प्रत्याभूति की संविधा में एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को यानी कि प्रतिभू लेनदार को यह आश्वासन ये बात की प्रतिभूति देता है कि आप मूल ऋणी को जो ऋण दे रहे हो उसकी मैं प्रतिभूति देता हूं, अगर वह ना दे पाया तो इसको मैं दूंगा। यानी कि यहां प्रतिभूति की संविधा में 3 पक्षकार होते हैं, ए बी और सी, 3 पक्षकार हैं। ए एक व्यक्ति है जो कि मूल ऋणी है, प्रिंसिपल डेब्टर है। ये बी के पास जाता है कि मुझको 1000 रुपये उधार दे दो। उसने कहा भाई 1000 रुपये उधार दूंगा और दूंगा भी आपसे 2% पे, लेकिन पहले गारंटर ले आओ, श्योरिटी ले आओ। तो ए का जानकार सी है, सी के पास जाता है कि भाई मुझको पैसे की आवश्यकता है बी से और मैं उधार लेने के लिए गया था, लेकिन उसने कहा कि प्रत्याभूति दो, गारंटी दो इस बात की। तो सी इसके पास आता है बी के कि ठीक है आप इसको 2% के हिसाब से 1000 रुपये दे दो, और बी ए को इस प्रकार से पैसे दे देता है।
तो यह प्रत्याभूति की संविदा है। अब इसमें तीन प्रकार ये ए और लेनदार, बी और प्रतिभू सी, इनके तीन लेनदार व्यक्ति हैं और तीनों के मध्य अलग अलग संविदा है। ए और बी के मध्य जो संविदा है वह क्या नाम यानी कि अव्यक्त संविदा है। बी और सी के मध्य वो भी क्या नाम जी अव्यक्त संविदा है। यह संविदा लिखित भी हो सकती है और मौखिक भी हो सकती है। ये नहीं कि जरूरी कि मौखिक ही होगी, ये लिखित या मौखिक दोनों प्रकार की हो सकती है। और ए और सी के मध्य जो संविदा है वो विवक्षित इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। मान लो ए जो है बी का 1000 रुपये ऋण जो 1 साल के लिए यहां पर उधार लिया था उसको चुकता नहीं करता मैं ब्याज, और बी जो है इस ऋण को सी से वसूल कर लेता है। तो यहां पर सी जो है ए के विरुद्ध मुकदमा करके 1000 रुपये प्लस जो है 2% जो ब्याज था वह वसूल कर सकता है। इसको ही प्रत्याभूति की संविदा कहते हैं। 3 कॉन्ट्रैक्ट है, 3 ही आदमी है, ए और बी और सी के मध्य अव्यक्त संविदा है, लेकिन ए और सी के मध्य विवक्षित इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें प्रतिफल होना आवश्यक होता है, बिना प्रतिफल के संविदा नहीं होती प्रत्याभूति। तो प्रतिफल मूल ऋणी इसको देता है और ये जो है इसको देता है, ठीक है जी। तो प्रतिफल होना आवश्यक है, सेक्शन 27 बात कहती है। अब यह है कि ये कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि प्रत्याभूति की सुविधा कितने प्रकार की हो सकती है। प्रत्याभूति की सुविधा 2 प्रकार की हो सकती है, विशिष्ट और चलत। ए व्यक्ति बी एक मालिक से कहता है कि तुम सी को अपने पास नौकर रख लो, मैं इसकी ईमानदारी गारंटी देता हूं। तो ये विशिष्ट संविदा है, ठीक है जी। एक व्यक्ति बी को कहता है कि भाई आप इसको, यानी कि सी व्यक्ति बी को कहता है कि आप इसको जो 1000 रुपये उधार दे दो। ये विशिष्ट संविदा विशिष्ट प्रत्याभूति ऐसी प्रत्याभूति होती है जो एक ही से व्यवहार के लिए दी जाती है। सी एक ट्रांजैक्शन केवल बार बार नहीं दी जाती, लेकिन चलत प्रत्याभूति बार बार होती है। ए जो है मोहल्ले में नया व्यक्ति आया और वो सी का जानकार है, और ए जो है बी के पास दुकान पर जो है सामान लेने गया और ये कहा भाई मैं आपसे जो सामान लिया ना एक माह में जब भी मेरी क्या नाम जो है वेतन मिलेगा मैं आपसे उसकी भरपाई कर दूंगा। उसने कहा मैं आपको जानता ही नहीं, मैं तो ऐसा नहीं करूंगा। तो वो सी के पास गया कि भाई मेरे से जो है प्रत्याभूति दिला दे, इससे सामान मिला। बी ने कहा ठीक है तुम्हारी प्रतिभूति में मैं प्रत्येक माह 1000 रुपये तक का सामान दूंगा। तो सी की गारंटी क्या होगी 1000 रुपये तक। अगर वह बी जो है ए को 1200 रुपये का सामान देता है तो यहां इसकी जो गारंटी है वो केवल 1000 रुपये पे ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो ये चलत प्रत्याभूति होती है। चलत प्रत्याभूति में प्रत्याभूति के अंतर्गत ये प्रतिभू का और मूल ऋणी का जो वो है दायित्व वो समविस्तरण है, को एग्जिस्टेंसिव है। अगर बी जो है बी ए के पास गया कि भाई ऋण दे दे और इसने नहीं दिया तो वो इसके विरुद्ध और इसके विरुद्ध दोनों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है, यानी कि इनका दायित्व संयुक्त और पृथक भी होता है। यह जरूरी है कि बी जो है ए पर ही केस करे, बी सीधा सी पे भी केस कर सके, और सी जो है ये नहीं कह सकता कि आप जो है ए से पहले वसूल कर लो फिर मुझसे वसूल कर लियो। अगर बी ने सी से वसूल कर लिया धन तो सी जो है इससे वसूल कर सकता है, यानी कि इसकी जगह प्रत्यासन का सिद्धांत भी यहां है कि प्रत्यासन हो सकता है। प्रत्यासन के सिद्धांत के अंतर्गत जो है यहां पर 140 में बताया गया है, सेक्शन 140 में प्रत्यासन का सिद्धांत भी है। यानी कि
ए ने बी से ऋण लिया, सी गारंटर है, और बी ने सी से पैसा वसूल कर लिया, तो बी की जगह सी प्रतिस्थापित हो जाएगा, सब्रिगेशन हो जाएगा इसका, और फिर ये सी जे ए के विरुद्ध मुकदमा करके इसको जे वसूल कर सकता है। ये आपका ये है। और इसका विस्तार जो है सेक्शन 28 में बताया गया है। सेक्शन 128 में बताया गया है कि प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के समविस्तरण है। ठीक है जी। पर ये चलित प्रतिभूति जो सेक्शन 129 में बताई गई है। चलित प्रतिभूति के बारे में 129 में जो यहां पर बता दिया गया ये चलित प्रतिभूति क्या होती है। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज है कि जो सम्मिश्रण होता है, एक केस था बैंक ऑफ बिहार, इस पे सेक्शन 28 में बैंक ऑफ बिहार बनाम दामोदर प्रसाद, AIR 1969 SC, ये केस था। अब यहां पर जो है एक बी मूल ऋणी ने, क्योंकि समविस्तरण है इनका मामला, तो यहां पर जो है सी और डी यानी कि मूल ऋणी भी और क्या नाम प्रतिभू भी, दोनों के विरुद्ध डिग्री प्राप्त कर ली न्यायालय से, पैसा नहीं दिया था टाइम पे। अब यहां पर डी जो है एग्जीक्यूशन जो चलेगी वो केवल डी के विरुद्ध चला सके या सी के विरुद्ध चला सके, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि डी ये नहीं कह सकता पहले सी से वसूल करो फिर मुझसे वसूल करियो, ऐसा कुछ नहीं है। इसका दायित्व है, समविस्तरण होता है दायित्व इसकी इनके, तो मूल ऋणी के और प्रतिभू के, तो बी जो है सी या डी किसी के विरुद्ध डिग्री का निष्पादन करा सकता है। उसके बाद जो है एक केस आता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस इंडेक्स पोर्ट रजिस्टर्ड, ये था AIR 1992 SC। बैंक ने जो है यहां मूल ऋणी और प्रतिभू दोनों के विरुद्ध ये डिग्री प्राप्त कर ली। इसमें मामला क्या था मोस्टली कि ए जो मूल ऋणी था उसने अपनी संपत्ति एक्स संपत्ति बंधक भी रखी थी बैंक के पास, और दूसरी यहां पर जो है एक प्रतिभू बी को भी दिया था, प्रतिभू दिया था। तो यहां पर इस केस में कहा गया कि मूल ऋणी चाहे तो संपत्ति बंधक रख सकते हैं या बी प्रतिभू के विरुद्ध भी कार्यवाही संचालित कर सकता है। वह सीधे सीधे बी प्रतिभू के विरुद्ध भी कार्य कर सकता है, ना बंधक को का नाम करावे, तो यही बंधक संपत्ति को कुर्क करावे, वो प्रतिभू के विरुद्ध डायरेक्ट भी कार्य कर सकता है। इसने मूक नारायण के केस को, जो पहले सुप्रीम कोर्ट का केस था, उसने ओवर रूल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AIR 1992 में सुप्रीम कोर्ट में यह कहा था कि प्रतिभू ये नहीं कह सकता कि पहले बंधक रखी संपत्ति से जो अपना ऋण वसूल करे, नहीं, वो जहां सुलभता उसमें लगेगी उस कार्य को मूल ऋणी कर सकता, सॉरी लेनदार क्रेडिट कर सकता है। यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है सीधे बी से भी प्रतिभू से भी जो ऋण रकम है उसको वसूल कर सकती है, और बी प्रतिभू जो उसको बाध्य नहीं कर सकता कि आप बंधक संपत्ति जो कि मूल ऋणी ने उसके पास बंधक रखी उससे अपना ऋण वसूल करें। ठीक है जी। जब भी कोई व्यक्ति गारंटर बना तो गारंटर बनने के पश्चात जो वे कभी भी प्रतिभू सूचना देकर उससे उन्मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यहां पर
कि सूचना द्वारा प्रतिसरण हो सकता है। सेक्शन 130 में बताया गया कि वह सूचना द्वारा अपनी चलित प्रतिभूतियों का प्रतिसरण कर सकता है। ठीक है, अगर प्रतिभू की मृत्यु होगी तो भी क्या नाम होंगे, लेकिन उसकी मृत्यु से या सूचना से पूर्व जो कार्य किए गए उनके लिए लायबिलिटी उसकी बनी रहती है। एक बात और है कि मान लो यहां गारंटी दी गई पर सी द्वारा और बाद में जो ए और बी ने अलग कॉन्ट्रैक्ट रखकर कोई कार्य किया है, पैसा का लेन देन किया, उसके लिए प्रतिभू गारंटी नहीं दायित्वधीन नहीं होता। एक बात और है महत्वपूर्ण कि ए जो है बी के पास गया कि मुझको जो है सी की कंपनी में नौकरी दिलवा दो। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। बी जो है इसको लेकर सी के पास गया, भाई इसको नौकरी दिला दे और इसकी मैं गारंटी देता हूं। लेकिन ए जो है पहले से भी सी की कंपनी में नौकरी कर चुका था और बेईमानी के कारण जो है सी ने ए को निकाल दिया था। लेकिन ये बात बी से सी ने नहीं बताई है, इनके दुर्विदेशन किया है, छिपाव किया है, तो वहां पर बी जो है प्रतिभू किसी भी बेईमानी के लिए दायित्वधीन नहीं होगा। ठीक है जी, तो इस प्रकार से प्रतिभू के बारे में बताया गया, प्रतिभूति की संविदा के बारे में, और 126 से लेकर 147 से बताई गई। धन्यवाद।